चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् अध्यात्मविद्या विद्यानाम् वादः प्रवदतामहम् वादः प्रवदतामहम्। ये बड़ा साधारण श्लोक है और इसका भावार्थ इस विद्वत मंडली को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका ध्यान इसके अंतिम पद की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वादः प्रवदतामहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जिस वाद के माध्यम से वाद करता तत्व की चर्चा करके और सत्य का अन्वेषण करते हैं, वो वाद में हूं। वो विभूति का अध्याय है और परमात्मा ही वाद है और वो वाद जो सत्य पर आधारित है, जो सत्य का अन्वेषण करता है। इस बात की तरफ श्लोक का जो बाकी दो हिस्से हैं उसकी तरफ तो ध्यान जाता है, परंतु बार बार इसके बारे में कहा गया है, परंतु वाद के प्रति वाद को ही परमात्मा की विभूति मानना, ये बड़ा हम आज के विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। इसको ध्यान में रखकर हम अपनी बात को आगे ले जाएंगे। हम पहले ये समझें कि वाद, या जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार, संवाद बोलते हैं, ये हमारे जीवन में क्या है और क्यों इसकी अनिवार्यता है। बड़ी साधारण सी बात है। अगर आप इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनके नवजात शिशुओं पर एक नजर डालें, उनका ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि अनेकानेक जीव ऐसे हैं जिनका नवजात शिशु स्वायत्त होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो अपना जीवन जीने के लिए समर्थ और दक्ष उसका जन्म होता है। आप मछली के अंडों से जो नई मछली निकलती है, आप मक्खी के अंडों से जो नई मक्खी निकलती है, जो फ्रॉग या मेंढक या जो भी हमारे आसपास के जीव हैं, आप देखेंगे कि अधिकतर जो नवजात शिशु हैं वो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो जन्म से ही अपना भोजन प्राप्त करना और अपना जीवन जीना उनका सामर्थ्य होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो रेंगने वाले जानवर हैं वो अंडे देना शुरू करते हैं और उनके माता या पिता या दोनों उनके अंडों की देखभाल करते हैं। पक्षियों में अंडा देने से पहले एक उनके लिए घर, घोंसला बनाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और पक्षियों के जो नवजात जो होते हैं उनको उड़ना सिखाने का काम उनके माता पिता या उनका समाज करता है। प्राइमेट्स में जब हम जाते हैं तो ये निर्भरता नवजात शिशु की और बढ़ जाती है अपने जैसे अन्य जीव जंतुओं की। और जब मैमल्स में आते हैं तो दूध पिलाने का जो व्यवस्था प्रकृति परमात्मा ने की वो एक अद्भुत बात है। और आप देखेंगे कि चिंपैंजी, बंदर आदि के बच्चे भी निर्भर रहते हैं, परंतु मनुष्य का नवजात शिशु सबसे ज्यादा निरीह और लाचार होता है। अगर उसको दूसरे मनुष्यों का साथ नहीं मिलता है, दूसरे मनुष्यों की देखभाल नहीं मिलती है, तो कठिनाई होती है, उसका जीवन संभव नहीं होता है। और प्रयोग भी हुए हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं और कहानियां भी हैं कि वो मोगली बनता है। अगर वो भेड़ियों के समूह में रहना शुरू करता है तो वो मोगली बनता है। मनुष्य
बाद में बनता है, जब मनुष्यों के संपर्क में आता है। ये प्रकृति का एक विधान है कि मनुष्य का बच्चा सबसे ज्यादा लाचार उत्पन्न होता है, इसलिए उसको एक परिवार की आवश्यकता होती है, अन्य मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि मनुष्य जो है वो समूह में रहे, समाज में रहे। तो समाज में रहना मनुष्य की एक, जिसको सर्वाइवल नीड कहते हैं, जीने की बेसिक नीड है, वो आवश्यक है। और जब आप समूह में रहते हैं, इसकी ज्यादा व्याख्या करना आवश्यक नहीं है इस समय, परंतु जब आप समूह में रहते हैं, जब समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे के सहारे रहते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो उसमें अपने अनुभवों का, विचारों का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है। इसलिए वार्ता, बातचीत करना और सहभागिता करना, विचारों की सहभागिता करना, ये मनुष्य की एक सर्वाइवल नीड। कम्युनिकेशन इज द बेसिक सर्वाइवल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये एक तथ्य हमारे सामने है। इसको अलग अलग तरह से इसको सिद्ध भी किया जा सकता है, परंतु आज जब हम मीडिया और लोकमत परिष्कार की बात कर रहे हैं, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। जब हम इसको इस तरह से लेते हैं तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में संवाद करने के लिए, और संवाद करना अर्थात संवाद को लेना, संवाद को देना, लेना देना नहीं है, सहभागिता, शेयरिंग की बात होती है, परंतु उसको देखें तो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को लेते हैं, और अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को देते भी हैं। इस प्रकार से एक सृष्टिवाद की, संवाद की सृष्टि मनुष्य के जीवन में बनती है। एक संसार बनता है वाद का, बातचीत का, कम्युनिकेशन का, संचार का एक संसार बनता है। परंतु मनुष्य की जैसे प्रकृति है, जिसको कि हम सब लोग समझते हैं, मनुष्य को लगता है कि जो प्रकृति प्रदत्त, जो उसके पास शरीर के अंग और शरीर के जो अन्य जो दक्षताएं हैं, वो सीमित हैं, वो उनसे संतुष्ट नहीं रहता। वो उनको उन दक्षताओं को, उनके शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। और हमको मालूम है कि जो पहिया, जो सबसे पहले जिसका माना जाता है कि आविष्कार हुआ, और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को लगा कि मुझे तो ज्यादा दूर जाना है, कम समय में जाना है, अधिक भार ढो करके जाना है, तो पहिए का आविष्कार हुआ। लाखों वर्ष लगे पहिए के आविष्कार, और आज भी पहिए के आविष्कार के नए रूप हमारे सामने नित्य प्रति आते हैं। और इसको एक फिलोसफर हुए कनाडा के, जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे विश्वविद्यालय में, और परंतु उन्होंने मीडिया के बारे में बहुत काम किया। और उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति ये रहती है कि वो अपने शरीर के अंगों का विस्तार टेक्नोलॉजी के माध्यम से करता है। उसका विषय था कि टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो प्रौद्योगिकी 1950 और 60 के दशक में, जब पूरे चारों तरफ एक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे थे, और समाचार पत्र और रेडियो बहुत प्रचलित हो गया था, टेलीविजन पदार्पण कर ही रहा था। उस समय जब उसने टेक्नोलॉजी के ऊपर जब काम किया, तो उसने ये कहा कि मनुष्य अपने शरीर के अंगों का विस्तार करने के लिए तत्पर रहता है, और उसके लिए वो शोध करता है, विज्ञान उसका समझता है, नई टेक्नोलॉजी और तकनीक बनाता है, और नए उपकरण बनाता है, और उस हिसाब से व्हील
जो पहिया है वो हमारी टांगों का विस्तार है। वो जो काम हमारी टांगें करती हैं उसको वो अधिक दक्षता से, अधिक शक्ति से व्हील के माध्यम से करता है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे उपकरण हैं और शस्त्र हैं, हथियार हैं, औजार हैं, ये सब हमारे हाथों के और बाजुओं के विस्तार माने जाते हैं। परंतु अगर इसी बात को और आगे बढ़ाया जाए, संक्षिप्त में इसकी चर्चा की जाए, तो आप देखेंगे कि कैमरा जो है, जब कैमरे का आविष्कार हुआ, कैमरा हमारी आंख का विस्तार है। जिस चीज को हम दीवार के पार नहीं देख सकते, जिस चीज को आज मैं एक दूसरे देश में लगभग 8-10 हजार मील दूर बैठ करके आपसे बात कर पा रहा हूं, तो आपकी आंखों का विस्तार जो है वो कैमरा है। कैमरे के कारण से मेरे लैपटॉप में कैमरा लगा है, आपके फोन में या लैपटॉप में कैमरा लगा है, जिसके माध्यम से हमारी आंखों का विस्तार कैमरा। जितने भी सुनने और बोल करके, रिकॉर्ड करके और फिर सुनने वाले उपकरण हैं, वो हमारी आंखों के और हमारे बोलने वाले मुंह के विस्तार है। ये विषय अगर आपको रुचिकर लगे तो इसके बारे में और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। परंतु ये विषय अगर कुछ इसको अगर हम जो विराट स्वरूप जब भगवान दिखाते हैं तो उसकी व्याख्या ऐसे की गई है कि अर्जुन को उसमें बहुत सी आंखें दिखी और बहुत से मुंह दिखे, और भी बहुत कुछ दिखा, परंतु बहुत सी आंखें और बहुत से मुंह दिखे। तो वो भी, इसको भी उस तरह से इसको किया जा सकता है। तो मस्तिष्क के विषय में भी मनुष्य को लगा कि मेरा मस्तिष्क तो भूल जाता है और बहुत चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तो उसका विस्तार करने के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया, और आज कंप्यूटर के माध्यम से हमारे मस्तिष्क का, हमारी सोच का, हमारे विचारों का, हमारी स्मरण शक्ति का इतना विस्तार हुआ है, हमारे विश्लेषण शक्ति का इतना विस्तार हुआ है। आज जिसको बिग डाटा एनालिसिस कहते हैं, करोड़ों तरह का जो डाटा है वो मिनटों में उसका विश्लेषण करके उसके निष्कर्ष हमारे सामने आ जाते हैं। तो कंप्यूटर, संगणक हमारा मस्तिष्क का विस्तार हुआ है। और जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, जैसे इस समय हमारे कंप्यूटर चाहे मोबाइल पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे पीसी में हो, आपस में जुड़े हुए हैं। जब वो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, और इंटरनेट हमारे संबंधों का विस्तार है। जब हम संबंधों का विस्तार इंटरनेट के माध्यम से करते हैं और इसी को और आगे बढ़ाएं, तो जो हमारी बुद्धि का विस्तार, अब आपको इसका उत्तर आपके ध्यान में आ ही रहा होगा कि अगर हमारी आंखों का विस्तार कैमरा है, हमारे मस्तिष्क का विस्तार कंप्यूटर है, और हमारे संबंधों का विस्तार इंटरनेट है, तो हमारे बुद्धि का विकास जो है वो, जिसको हम कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो है। तो जब हम मीडिया को समझें तो मीडिया हमारे जो वार्ता करने की जो हमारी शक्तियां हैं उनका विस्तार है। हमारे बोलने का विस्तार, हमारे सुनने का विस्तार, हमारे देखने का, दिखाने का विस्तार, हमारे सुनाने का विस्तार, और उसी के साथ जब इसमें हम इंटरनेट और एआई को जोड़ देते हैं तो वो फिर हमारे मस्तिष्क का और हमारी मेधा का, हमारी बुद्धि का भी विस्तार बनता हुआ दिखता है। जब हम इस प्रकार से मीडिया को देखते हैं तो मीडिया का संसार वर्तमान मानवता के सामने खड़ा हुआ है। आप इसको निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो आप इसको समझने का पूरा प्रयास कर पाएंगे। इसके गुण दोष जो है वो बाद की बात है, परंतु जिस प्रकार से कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, टेक्नोलॉजी निष्पक्ष है, उसका प्रयोग जो करना है वो हम कैसे करते हैं वो देखने की बात है। अब
इसको मीडिया का जब हम बात करते हैं तो मीडिया के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जब जन्म हुआ, मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया, चाहे वो उसका जैविक विकास के माध्यम से मनुष्य बना या जिसकी मनुष्य की रचना हुई, मनुष्य एक सृष्टि के रूप में पृथ्वी पर आया, तब से लेकर के, और ऐसा साइंटिस्टों ने एक आंकलन किया है कि 2015 तक जितनी जानकारियां मनुष्य के समाज में जिनका जितना आदान प्रदान हुआ, उससे 100 गुना जानकारियां पिछले 10 वर्षों में मनुष्य के समाज में हुई है। ऐसा माना जाता है कि 3-4 लाख वर्ष पुराना मनुष्य है। 3-4 लाख वर्षों में जितना वाद प्रत्यक्ष या माध्यमों के, मीडिया के माध्यम से मनुष्य के जीवन में हुआ, उसका 100 गुना पिछले 10 वर्षों में मानव के समाज में हुआ है। ये मीडिया की ताकत है और मीडिया का ये एक रूप है जिसको समझने की आवश्यकता है, और हम सब लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। हम लोग मीडिया के न केवल उपभोक्ता हैं, मगर हम मीडिया का निर्माण भी हम करते हैं, मीडिया बनाते भी हैं, मीडिया का उपयोग भी करते हैं और मीडिया का उपयोग करवाते भी हैं। ये सब हम लोग करने वाले हैं, ऐसा समझ के चलना चाहिए। और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया तो एक टेक्नोलॉजी है, मीडिया एक माध्यम है, मगर उसका जो कार्य है वो विचारों का है। वो केवल विचारों का ही प्रचार करता है। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो विचारों को ग्रहण करती हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं। मीडिया भी कुल मिलाकर अगर संक्षिप्त में समझा जाए तो मीडिया भी शेयरिंग का, विचारों की शेयरिंग का, अनुभवों की शेयरिंग का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और जिस प्रकार से एक मनुष्य के मन मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति होती है, विचार ऐसा विज्ञान मानता है, हमारे शास्त्रों में भी इसको कई जगह ऐसे बताया गया है कि हमारे मन में विचार अपने आप से उत्पन्न भी होते हैं। हमारे मन में विचार जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की, न्यूरॉन्स की जो तरंगे हैं, उनकी एक्टिविटी से भी स्वतः विचार उत्पन्न होते हैं। और विचार हम अपने वातावरण से भी लेते हैं। जो हम देखते हैं वहां से भी विचार आता है, जो हम सुनते हैं वहां से भी विचार आता है, जो हम पढ़ते हैं उससे भी विचार आता है। ये विचारों के आने से हमारा एक मन में विचारों का एक संसार बनता है, विचारों की एक दुनिया बनती है। और उन विचारों को जब हमारा मस्तिष्क उनका विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है, तो हमारे मत का निर्माण होता है। मत का निर्माण होता है, हम सोचते हैं कि ये विचार अच्छा है, ऐसा सोचना चाहिए, ये हमारे हित में है। इस प्रकार से व्यक्ति का एक मत बनता है, उसकी धारणा बनती है, उसका विश्वास बनता है, और व्यक्ति उसी के कारण से व्यक्ति के संस्कार भी निर्माण होते हैं। उसी प्रक्रिया से संस्कारों का भी निर्माण होता है। और कुल मिलाकर के व्यक्तित्व बनाने में इन विचारों को, चाहे वो विद्यालय के माध्यम से आए हों, चाहे वो अध्यापक के माध्यम से आए हों, परिवार में माता पिता और अन्य संबंधियों के माध्यम से आए हों, जो पुस्तकें पढ़ी उनके माध्यम से आए हों, जो कुछ देखा उसके माध्यम से आए हों, जो कुछ प्रकृति में देखा उसके माध्यम से आए हों, स्वतः विचार आए हों, उनको मिलाकर के एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और संस्कार बनते हैं। ऐसा माना गया है कि जो लोक है, जो समाज है, वो भी एक जैविक अस्तित्व है, वो भी एक बायोलॉजिकल बीइंग है, एक जैविक अस्तित्व है। और
लोक में भी विचारों का ही संसार बनता है कुल मिलाकर के। और जो लोक का संसार विचारों का बनता है, उसी से लोक का विश्वास बनता है, लोक का मत बनता है, और लोक की धारणाएं बनती हैं, और लोक का व्यवहार बनता है। और जब हम दोनों चीजों को जोड़ते हैं कि मनुष्य व्यक्ति का मत या व्यक्ति की धारणाएं, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति के विश्वास, व्यक्ति के संस्कार, और लोक का संस्कार, लोक मन क्या है, लोक की धारणाएं और लोक का व्यवहार, ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और क्योंकि मीडिया जो है वो विचारों का आदान प्रदान करता है, विचारों को नए विचार भी देता है, विचारों को गलत, उचित और अनुचित सिद्ध करने के लिए वो वाद विवाद भी करता है, तर्क वितर्क भी करता है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास करता है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास करता है, कुछ जानबूझकर किया जाता है, कुछ जाने अनजाने में होता है, परंतु मीडिया के माध्यम से विचारों का एक संसार बनता है। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उस संसार में रहता है और लोक के रूप में भी उस मीडिया के संसार में रहता है। और जो लोक का मत बनता है वो उसमें बनाने में धीरे धीरे मीडिया की भूमिका बढ़ती जा रही है। ये बहुत आप जैसे विद्वान लोग जो आज इस विमर्श में उपस्थित है, उनको समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से हम केवल मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, केवल हम समाचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग से एक सामूहिक रूप से, जो कि व्यक्तिगत सीमाओं और समाज की सीमाओं, राष्ट्र और देश की सीमाओं, पर्वतों और समुद्रों की सीमाओं को लांघ कर जो एक सामूहिक एक मीडिया की दुनिया बनती है, मीडिया के माध्यम से एक दुनिया बनती है, उस माध्यम में हम सब लोग, हम कर्ता भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। हम विचारों को देते भी हैं और विचारों को लेते भी हैं, और विचारों को अपने ग्रहण भी करते हैं, उनको रिजेक्ट भी करते हैं, उनको स्वीकार भी करते हैं, उनको गलत मानकर, गंदा मानकर उनको भगा भी देते हैं, और कुछ विचारों को हम स्वीकार भी कर लेते हैं। और नित्य प्रति हर जो हमारी जब भी हम सुप्त अवस्था में नहीं होते हैं तो ये सब चलता रहता है। ये एक आवश्यक मस्तिष्क की एक कार्यवाही है, परंतु इसमें मन की बड़ी भूमिका है। और मन की भूमिका को ऐसा कहा गया कि ये तो विचारों का प्रवाह है। हमारे शास्त्र में कहा है कि ये पदार्थ नहीं है, ये तो केवल विचारों का एक लगातार निरंतर सनातन प्रवाह चलता है, वो मन है। और इस मन में जिस प्रकार एक व्यक्ति का मन है, उसी प्रकार एक लोक का भी मन है। लोक के मन से लोक का मत बनता है, और लोक का मत जो बनता है उससे लोक का व्यवहार, लोक का जो कल है, जो लोक का भविष्य है, वो उस लोक के व्यवहार से तय होता है, लोक मत से तय होता है। इसलिए साधारण सी बात है कि जो सज्जन शक्ति समाज की है वो इस बात पर ध्यान दे कि जो लोकमत बने वो ऐसा बने जो समाज ने जो सामूहिक रूप से अपने सामने लक्ष्य रखे हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो विचारों का लोकमत का निर्माण हो। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकमत का परिष्कार अर्थात हम
आम सोच, साधारण भाषा में कहा जाए तो आम सोच ऐसी बनाएं जो हमारे समाज के भविष्य के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में वो सहायक हो। ऐसा मन बनाना, और ऐसा मन बनाने के लिए जो वार्ता है, वार्ता में जिसमें सब तरह की वार्ता, जिससे भी हम विचारों को लेते और देते हैं, वो सब आता है। अब उस वार्ता के कंटेंट की सामग्री को जब हम सुधारेंगे तो लोकमत का भी परिष्कार होगा। लोकमत के परिष्कार करने के लिए कि मीडिया में क्या जो सामग्री जाए वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का संबंध बना, जो लोकमत बना वो मीडिया की सामग्री के अनुसार बना। बाकी भी माध्यम हो सकते हैं, अपना स्कूल में जो अध्यापक बोलता है, घर में जो माता बोलती है, या जो मित्र बोलता है, या जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई संत महात्मा बोलता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। परंतु आज जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया की सामग्री के माध्यम से लोकमत बनता है, इस बात को मानना। और मीडिया की सामग्री के माध्यम से लोकमत का सुधार, परिष्कार हो सकता है। लोकमत एक सुंदर और भविष्यमुखी और सकारात्मक, विकासात्मक एक लोकमत बन सकता है। ऐसा हमको किसी भी सज्जन व्यक्ति का एक आदर्श हो सकता है। इसके लिए अगर हम वादा प्रवदता महम पे वापिस जाएं, जो कृष्ण ने कहा कि वो वाद है, तो हम ये समझे कि जो वाद है वो ईश्वरीय कार्य है। अगर वो वाद ही ईश्वर है तो वाद करना ना करना, और वाद की जो प्रकृति है, वाद की जो सामग्री है, वाद का जो विचार है, वाद में जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताना चाहते हैं या एक दूसरे से लेना चाहते हैं, किस प्रकार का हम समाचार देखना चाहते हैं, देखने के बाद हम क्या करते हैं, किस प्रकार का समाचार हम एक दूसरे को देते हैं, किस प्रकार की पुस्तक हम पढ़ते हैं, ग्रंथ हम पढ़ते हैं, किस प्रकार का फिल्म हम देखते हैं, किस प्रकार का सीरियल हम देखते हैं, किस प्रकार के सोशल मीडिया में हम अपने को लगाते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो इस लोकमत के निर्माण में और लोकमत के परिष्कार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जब हम वाद के माध्यम से लोकमत और लोकमत का परिष्कार की बात करते हैं, और ये मान के चले कि जो वाद है वो ईश्वरीय कार्य है, तो ईश्वरीय कार्य करने के लिए जैसे ही हमारे मन में आता है कि मैं जो आपसे बोल रहा हूँ अभी एक ईश्वरीय कार्य है, इसमें मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर ही करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब हम इस प्रकार की भाव से इस कम्युनिकेशन सिस्टम में सहभागी बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 3-4 चीजें हमारे जो ग्रंथ हैं वो बार बार इस बात को बताते हैं। बड़ी साधारण सी 3-4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और सबसे पहले तो कहा गया कि सत्यम वद धर्मम चर। अब इसको किसी भी रूप में लें कि सत्य बोलना ही धर्म है, या सत्य बोलेंगे तो धर्म का पालन होगा, या धर्म पे चलो और सत्य भी बोलो, ऐसा किसी भी रूप में लें, मगर सत्यम वद बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसमें है। अर्थात सत्य ही सत्य, ये सत्य की व्याख्या, सत्य क्या सत्य और सत्य क्या नहीं, सत्य का महत्व जो है वो हम सब लोगों को समझ में है ही, और इसको अधिक समझने की आवश्यकता है। फिर कहा गया कि सत्यमेव जयते। अगर आप सत्य के पथ पर हैं तो जो आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो आपको मिलेगा ही, जय होगी ही, विजय तो होगी ही। सत्य का पक्ष अगर आप रखेंगे तो विजय होगी ही, धर्म का पक्ष रखेंगे तो धर्म युद्ध में आपकी विजय होगी ही। ऐसे उदाहरण भी अनेक हैं, ये सिद्धांत भी है
और हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी हमने इन चीजों की अनुभूति भी की है, अनुभव भी किया है कि जब जब सत्य पे रहते हैं तो उसका कुल मिलाकर के अंतोगत्वा उसका विजय ही होती है। ये साधारण प्रकृति ने, ये हमारा बनाया हुआ, किसी ऋषि मुनि का बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है। ये प्रकृति के धर्म का सिद्धांत है कि सत्यमेव जयते। इसी तरह से एक बड़ी साधारण बात बताते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही सुंदर है, उसी से मन को प्रसन्नता मिलती है और वही कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात अगर कल्याणकारी वार्ता करनी है और सुंदर वार्ता करनी है, जो सबके मन को भाए जो वार्ता करनी है, तो वो सत्य पे आधारित होनी चाहिए। तो सत्य जो है वो विचारों के आदान प्रदान का, वाद का, संवाद का, कम्युनिकेशन का, मीडिया का, सबका आधार सत्य हो, ऐसा करने से लोकमत का पुनर्विचार होना ही है, ऐसा करके चले। इसमें एक और बहुत बड़ी बात हमारे ग्रंथों में कही गई है। मुझे जहां तक ज्ञान है, मुझे ग्रंथों का अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु शायद मनुस्मृति में और चाणक्य नीति में ऐसा कहा गया है, ऐसा समझाया गया है। और बड़ी साधारण सी बात है, आप सबने कई बार इसको सुना होगा, सत्यम ब्रूयात, सत्य ही बोलना है। प्रियम ब्रूयात, जो मन को भाने वाला हो, जो प्रिय हो, जो लोक हित में हो, जो सबको अच्छा लगता हो, जिससे सबका कल्याण होता हो, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य वो सत्य भी नहीं बोलना है जो अप्रिय हो, जिसका जो लोक के कल्याण का ना हो। आज इस बात पे बहुत बहस पूरी दुनिया में। कल मैं यहाँ भी एक चर्चा में था जिसमें ये कहा गया कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को बताना, चाहे उससे देश टूटता हो, राष्ट्र टूटता हो, मानवता का हानि होती हो, वो बताना जरूरी है। परंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया, और जो कि व्यवहारिक रूप से ठीक लगता है, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और इसके साथ ये भी कहा गया कि प्रियम न नित्रम ब्रूयात, अगर झूठ, असत्य जो तथ्यात्मक नहीं है, वो प्रिय भी है, वो अच्छा भी लगता है, तो उसको नहीं बोलना। तो ऐसा कहा गया। सनातनम, ये सनातन धर्म है। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं कि सत्य ही बोलना, प्रिय सत्य ही बोलना, असत्य बिल्कुल नहीं बोलना, जो प्रिय असत्य हो उसको भी नहीं बोलना, तो मुझे लगता है कि साधारण सी बात है कि विचारों को इस कसौटी पर तोल करके हम आपस की वार्ता में और मीडिया की सामग्री में के हिसाब से इसको लगाएंगे, तो जो लोकमत बनेगा वो परिष्कृत लोकमत ही बनेगा। और अगर दूषित लोकमत बना हुआ है तो उस दूषित लोकमत को सुधारने का काम भी इसी सिद्धांत के माध्यम से होगा कि जब हम अधिक से अधिक मात्रा में सत्य को मीडिया के माध्यम से प्रतिपादित करेंगे तो ये सामने आएगा। हमारे सामने लोकमत को परिष्कृत करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण वर्तमान काल में ही हमारे सामने आया है। किस प्रकार से राम के मंदिर को पुनः वहीं पर निर्माण करना है, इसका लोकमत बनाना, इसके लिए लोकमत को परिष्कृत करना, किस प्रकार से एक विरोधाभास हमारे समाज में था, परंतु उस सारे को लेकर के और ऐसी एक वातावरण क्रिएट करना कि मंदिर तो बनना ही है और बना ही, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है। और अब विषय ये उठता है कि ये सबको किया कैसे जाए। तो आज अगर जब हम देखते हैं तो हम जब मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से लोकमत निर्माण की बात करते हैं और लोकमत को परिष्कृत करने की बात करते हैं, तो दो तरह की स्थितियां हमारे सामने आती हैं, बल्कि 4-5 तरह की आती हैं, मगर 2 तरह की स्थितियों की चर्चा यहाँ करनी चाहिए।
पहली बात तो यह है कि हम स्वयं वार्ताकार हैं, हम स्वयं कम्युनिकेटर हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से प्रश्न करेंगे तो आप मेरे से बात करेंगे, हम इस वार्ता में सहभागी हैं, हम सब लोग इस वार्ता में सहभागी हैं और ये वार्ता हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हम व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूह के रूप में हम वार्ता का एक माध्यम बनते हैं, चाहे वो कक्षा में बात करने की बात हो या परिवार में आपस में बच्चों से बात करने की बात हो या कोई और बात हो, तो ये सारा जो है वार्ता हम व्यक्तिगत है। और आज जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया में चाहे हम कोई अपना कोई एक वाक्य, दो वाक्य या एक कोई विजुअल या एक वीडियो बना करके भेजते हो या फॉरवर्ड करते हो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या हम इन सत्य पे आधारित अपनी वार्ता को कसौटी पर कस के चलते हैं कि नहीं करते हैं। ये हमारा एक व्यक्तिगत भी आज बड़ा महत्वपूर्ण बात स्थिति बनती है कि हम सबका व्यक्तिगत धर्म भी ये बनता है कि हम ऐसा ही कम्युनिकेशन या वार्ता का वातावरण बनाए, प्रत्यक्ष रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि सकारात्मकता आए और मानव हितकारी और राष्ट्र हितकारी, समाज हितकारी ही वो बने, ऐसा इस कसौटी पर रखकर करें। दूसरा जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी चिंता और चर्चा बहुत होती है, वो है कि मीडिया में जो काम करते हैं, मीडिया के जो मालिक हैं, मीडिया को जो चलाते हैं, मीडिया को जो बेचते हैं, मीडिया का जो प्रसार करते हैं और मीडिया में जो काम करते हैं, जो सामग्री के निर्माता हैं, चाहे वो किसी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या लेखक हों, कहानीकार हों, कहानी लिखने वाले हों, सीरियल बनाने वाले हों, समाचार संकलन करने वाले हों, या जब हम टेलीविज़न की अलग अलग वाहिनियों में जाकर के बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को आक्षेप करते हैं, लड़ाई झगड़े तक बात आ जाती है, मार पिटाई तक की बात आ जाती है, उस समय सामूहिक रूप से मीडिया कर्मी एक बहुत बड़ी जो वर्ग है, बड़ा वर्ग जो है वो महत्वपूर्ण है। मीडिया कर्मी के मन में लोकमत निर्माण का दायित्व है, उसके ऊपर ये भाव होना, और लोकमत को अच्छा लोकमत, सकारात्मक लोकमत, लोकहित, राष्ट्रहित में लोकमत बनाएगा तो उसका अपना लाभ, अपने परिवार का लाभ, अपने बच्चों का लाभ और अपने समाज का लाभ होने वाला है। ये उसके लिए सिद्धांत हों, जो 4-5 सिद्धांत बोले, तो मुझे लगता है कि उससे ऐसा एक वातावरण बन सकता है जो कि जिसको हम बनाना चाहते हैं। और देश हमारा भारत जिस काल से गुजर रहा है, जिसको अमृत काल कहते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के 100 वर्ष के बाद जब हम एक बार फिर से आंकलन करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, क्या बने, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हर प्रकार के मीडिया, जो मीडिया एक से अनेक तक वार्ता करता है, अनेक से अनेक की वार्ता करता है और अनेक की एक से वार्ता का एक साधन बनता है, इन सब को जब हम मान करके चलेंगे तो ऐसा लोकमत बनेगा जो कि सकारात्मक होगा, और जो सकारात्मक लोकमत होगा उससे समाज ने जो सामूहिक रूप से, चाहे वो परम वैभव उसको कहिए या आत्मनिर्भर भारत कहिए या जैसा भी कहिए, वैसा समाज का निर्माण होगा। तो उसके लिए जो वातावरण बनना है, वातावरण बनाने में जो मीडिया की भूमिका, मीडिया कर्मियों की भूमिका और साथ साथ मेरी और आपकी भूमिका, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम ईश्वरीय कार्य की बात करते हैं, जब भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही वाद हूँ, तो ईश्वरीय कार्य जब हम करते हैं तो ईश्वरीय कार्य करते समय
हमारे मन में क्या भाव, पवित्रता का भाव, सत्य होने का भाव और लोक कल्याण का भाव हो, तो ये करने के लिए हमें लगता है कि संवाद ईश्वरीय कर्म है, इसलिए परिष्कृत लोकमत बनाना ही उसका लक्ष्य है। और जब हम ये नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ईश्वरीय कार्य से भटकते हुए दिखते हैं। जब हम सोशल मीडिया में बिना पढ़े या वैसे ही उसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो बहुत पाप करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत पाप करते हैं। जब हम सक्षम होते हुए भी सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मकता फैलाने के लिए नहीं करते तो मुझे लगता है कि हमारा दायित्व बोध कहीं कमजोर पड़ गया है। और जब हम मीडिया का चयन जब करते हैं, मीडिया के चयन करने के लिए अपने आसपास अपने अनुजों को और अपने विद्यार्थियों को और बाकी मित्र मंडली को कुछ मार्गदर्शन करते हैं तो उसमें भी हमें सकारात्मकता का ध्यान रखते हुए, और हम निमित्त मात्र हैं, सत्य का बोध कराना ही, सत्य की खोज करके सत्य का बोध कराना ही हमारा ईश्वर ने हमें काम दिया है, तो उसको हम करते हैं। ऐसा करके मुझे लगता है कि संक्षिप्त में मैंने आज का विषय आपके सम्मुख रखा है। 5 मिनट ज्यादा हो गए जितना समय मुझे मनु जी ने दिया था, तो विषय बहुत बड़ा है, समझने वाला है, परंतु जिस प्रकार के विद्वान मंडली आज यहाँ है उसको केवल इशारों में ही बताने की आवश्यकता रहती है। बाकी तो कुछ मामलों में आप मुझसे भी अधिक जानते होंगे, अधिक बता सकते होंगे। नमस्कार, जय भारत। अभी 5:47 हुए हैं। हम लगभग 8 से 9 मिनट हम प्रश्नोत्तरी के लिए रख सकते हैं। किसी के प्रश्न हैं ब्रिज किशोर जी के लिए तो अपना हैंड रेस करें और प्रश्न रखें अपना। ब्रिज किशोर जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आपने जिस स्वरूप में मीडिया को हमारे अपने जो करण हैं उनका एक विस्तार इस रूप में रखा, वो तो समझ में आता है, लेकिन हम देख ही रहे हैं अपने चारों तरफ। जैसे आपने बताया कि जो जानकारी पिछले 10 वर्ष में हुई है वो 100 गुना हुई है जब से मनुष्य इस धरती पर आया है। ये जानकारी का तो बहुत बड़ा सुनामी आया ही है, लेकिन मीडिया जानकारी क्षम ज़्यादा हो गया है और भावना क्षम शायद उतना नहीं है जितना जानकारी क्षम है। एक तो ये बात मन में आती है। दूसरे, क्योंकि ये मीडिया पर कंट्रोल नहीं है, इसके दुष्परिणाम ज़्यादा होते जा रहे हैं, ऐसा भी देखने में आ रहा है। मैंने अगर हम जब ऐसी हमारी आयु की अवस्था है कि जब हम अपने पंचकोशों का, अपने करणों का विकास कर रहे हैं और मीडिया का एक्सपोजर हमको मिलता है, तो मन की जो एकाग्रता की बात हम करते हैं या बुद्धि की कुशाग्रता की जब हम बात करते हैं, वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है मीडिया के प्रभाव में। ऐसा भी देखा है। जब समाज व्यवस्था को देखते हैं तो जब वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण वर्ण जो है, जो रहा है हमारे समाज की व्यवस्था में, वो हमारा मार्गदर्शक वर्ण रहा है और वो हमेशा, मैंने 5% या 7% ऐसे लोगों का वर्ण रहा है। मार्गदर्शन पाने वाले हमेशा ज़्यादा रहे हैं, मार्गदर्शन देने वाले हमेशा कम रहे हैं। परंतु मीडिया में क्या हो गया है कि अभी 100 के 100% लोग मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को आतुर हैं। तो ये जो 5% 7% जो मार्गदर्शन कर सकते थे, जो सकारात्मक रूप में मार्गदर्शन कर सकते थे, उनकी आवाज़, उनका प्रतिशत माने पूरे मीडिया में कम होता जा रहा है। तो ये
मीडिया की दिशा, अ, आपने ये भी रखा, मैं थोड़ा प्रश्न लंबा ही हो रहा है मेरा, आपने ये भी रखा कि मीडिया निष्पक्ष है, उसका इस्तेमाल कैसे, टेक्नोलॉजी के बारे में भी ऐसा रखा। लेकिन जो मीडिया के मालिक हैं, जो वक्ता हैं, जो विचार देने वाले हैं, वे तो निष्पक्ष नहीं हैं। आज तो हम तो रजीम चेंज की भी बात करते हैं। मीडिया के माध्यम से जो लोकमत परिष्कार भी हो रहा है, परिष्कार कम हो रहा है शायद, वो दूसरी दिशा में ज़्यादा जा रहा है शायद। तो ये मीडिया को, माने मीडिया की दिशा को हम कैसे तय करें, हम बड़ा द्वंद्व रहता है। माने आज मीडिया नहीं होता तो हम आपको सुन नहीं पाते थे, हाँ, लेकिन ये जो इसको कैसे हम, जो सही दिशा है इसकी, इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे देखना है, ये कैसे हम इसको समझें? मनु जी, आपने जो विषय उठाया मैं इस पे घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रिय विषय है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में और पोलैंड में और जापान आदि में ये विषय रखा है। मैं संक्षिप्त में मैं आपका ध्यान दिलाऊं सूत जी की ओर। जी। सूत जी और 84,000 ऋषि, ध्यान आया? वो उस समय का मीडिया था। 84,000 ऋषि सूत जी के कहने पर कुछ सुनते थे, फिर वो जाकर के समाज में जाकर के उस बात को फैलाते थे। वही मीडिया था एक। ऐसा नहीं था कि उस समय जो प्रश्न जो आजकल मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मीडिया इतना महत्वपूर्ण था, टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण थी, तो 8-10 हजार साल पहले हमारे ऋषियों ने वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई? वो तो सक्षम थे। जब वो अग्नि अस्त्र बना सकते थे, परमाणु शस्त्र बना सकते थे, तो ये टेक्नोलॉजी, परंतु उन्होंने इसको नहीं किया। तो हमारी जो कभी प्रश्न करिए कि जब हमारा समाज आज के समाज से ज्यादा, बहुत ज्यादा विकसित था, हमारा समाज 5,000 साल वर्ष, 4,000 साल वर्ष, उस समय संवाद की व्यवस्थाएं क्या थी? वैसी व्यवस्थाएं हमने क्यों नहीं बनाई? वो इसलिए नहीं बनाई कि पश्चिम का जो, हमने सारा मीडिया जो है वो पश्चिम से लिया। मीडिया की रचना, मीडिया की टेक्नोलॉजी, मीडिया के एथिक्स, मीडिया का सारा कार्य प्रणाली सारी पश्चिम से दी। हमने पश्चिम से लिया कि एक संपादक होगा, हमने कभी नहीं कहा कि एक ऋषि होगा, हमने कभी नहीं कहा एक आचार्य होगा, संवाद का अध्यक्ष एक आचार्य होगा, हमने कभी नहीं कहा। हमने वैसे का वैसा ले लिया। मगर आज इस बात को मानिए कि पूरी दुनिया में, चाहे वो तथाकथित साम्यवादी देश हो या तथाकथित कैपिटलिज्म का देश हो, हर जगह पर, हर देश में जो समाज है वो त्रस्त है मीडिया के कारण। जिस जो भाव आपके मन में आ रहे हैं, वो भाव सभी के मन में है कि ये मीडिया जो है ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, उसको उचित दिशा देने की आवश्यकता है। और मेरी बात पे आप विश्वास करें कि हमारे पास वैकल्पिक मीडिया देने का बहुत बड़ा विकल्प हमारे पास है, हमारे पास है। आपका प्रश्न अपने मन से करिए कि मीडिया व्यापार ही क्यों हो? मीडिया कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के पास ही क्यों हो? मीडिया में विज्ञापन ही क्यों हो? मीडिया के माध्यम से हम कुछ लोग विचारों को बेचने का ही काम क्यों करें? आपके सामने उदाहरण है। आप कल्याण को देखिए। कल्याण एक मैगजीन है जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। उसने अपने आप को व्यापार होने से बचाया, आज तक बचाया। ऐसा अफ्रीका की 3-4 उदाहरण हमारे पास हैं। समाचार पत्रों को, रेडियो को, टेलीविजन को ना तो सरकार के हाथ में दिया और ना व्यापारियों के हाथ में दिया, उसको स्वतंत्र रूप से विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा के रूप में प्रयोग किया। इवन हमारे देश में
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब मीडिया ने सकारात्मक काम किए हैं। केवल मात्र ऐसा है कि एक जिस प्रकार के और समाज क्षेत्र के और जीवन के अन्य क्षेत्रों में हमें परिवर्तन कर लाने की आवश्यकता है, चाहे वो एकात्म मानव दर्शन हो, चाहे वो आपकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, चाहे वैकल्पिक जीवन दृष्टि दुनिया को देनी है। जब हम वैकल्पिक जीवन दृष्टि दुनिया को, संसार को देने वाले हैं, तो उसमें संवाद की दृष्टि भी, उसमें मीडिया की दृष्टि भी देनी पड़ेगी। मेरा एक, हम लोगों का कोई 22 लोगों का एक ग्रुप है पूरी दुनिया में, 17 देशों का, जो इस बात पे बहुत काम कर रहे हैं, उस पर प्रयोग भी कर रहे हैं, हम प्रयोग भी कर रहे हैं कि मीडिया जो है वो व्यापार नहीं है, नॉन कमर्शियल मीडिया। संवाद जो है, मेरा और मनु जी, मेरा और आपका संवाद व्यापार नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री का और मेरे से बातचीत करना, चाहे वो मन की बात हो, वो व्यापार नहीं हो सकता है। सूत जी ने जब 84,000 ऋषियों के माध्यम से पूरे भारत की जनता को संदेश पहुंचाया आध्यात्मिक, वो व्यापार तो नहीं था और वो सफल था, वो परिष्कृत लोकमत था जी। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था मीडिया की पहले हमको यहाँ करनी पड़ेगी और फिर पूरे देश को देनी पड़ेगी। और आप इस बात को मानिए कि ऐसे प्रयोग, सफल प्रयोग हमारे यहाँ चल रहे हैं। जब हम कॉलमनिस्ट को हर साल कॉलम लिखने वालों को हम 3 दिन के लिए बुला करके उनसे बात करते हैं और उनसे बात करके उनसे पूछते हैं और उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि क्या देश के हित में है, क्या नहीं है। जब हम चलचित्र बनाने, फिल्म बनाने वालों को भारतीय चित्र साधना में उनको ट्रेन करते हैं कि मानव हित और देश हित और राष्ट्र हित में क्या फिल्में बनानी चाहिए, क्या डायलॉग बोलने चाहिए, क्या दृश्य दिखाने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो होता है। 370 का आपने देखा मीडिया का कैसा प्रयोग करके 370 के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन को बनाया हमने, तो सफल प्रयोग था। इसलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, कभी आप लोग आपस में ही बात करिए, मौका मिले तो इसी पे बात कर सकते हैं। जी जी बृजकिशोर जी, समय होने को है। ताई आप 3 से 4 मिनट हैं ताई, आप अपनी बात रखें इस सत्र के को लेकर और बृजकिशोर जी के व्याख्यान को लेकर। ताई जी को प्रणाम, मुझे मालूम नहीं था। अरे आप बात करते हो और हम लोग बैठे हो, ऐसा हो सकता है क्या कभी? जी कुठियाला जी, आपको नमस्कार और आप आए इसलिए बहुत आभार। वास्तव में मनु जी का प्रश्न और कुठियाला जी का उत्तर, वहां से हमारे आज के सत्र का उत्तरार्ध शुरू होगा और वही आज का एक प्राण प्रश्न बन गया है। तो पहले तो हम कहेंगे कि और एक जो आपने संकेत भी दिया है कि पुनः कभी हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, तो हम जरूर आपको आमंत्रित करेंगे और हम उसे जानने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। आज के कथन का जो सार है वो ये है कि मीडिया माने उसका अर्थ ही माध्यम है, तो वह एक साधन है, वह एक, आज के मीडिया की बात करें तो वह एक टेक्नोलॉजी है और वह यंत्र है। तो यंत्र के ऊपर मनुष्य का प्रभाव और स्वामित्व होना ही चाहिए। यह आज का एक प्रश्न बन गया है कि ऐसे लोगों का स्वामित्व है जो लोकमत को परिष्कृत नहीं करना चाहते हैं, लोकमत को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उसका एक मनुष्य के मन पर, मनुष्य के मानस पर, बुद्धि पर जो दृश्य देखता है, वह सुनता है और जो भावनाओं का अनुभव करता है, उसका इतना गहरा प्रभाव होता है कि वह
जो फिल्म कहेगी वैसा करने लगता है, जो ऐसे ही प्रसारित होगा, बहुत बार बार आएगा, उसी से प्रभावित होता है और वैसा ही अपने जीवन का निर्धारण भी करता है। एडवर्टाइजमेंट देख देख कर हम सामग्री का उपयोग करने लगते हैं। यह किस बात का उदाहरण है? या बार बार जो बुकिज्म का प्रभाव कैसे हमारे मन पर हुआ है? तो ये माध्यम प्रभावी है, इसलिए तो हमारा माध्यम बहुत प्रभावी है, इसका अनुभव आज हम कर रहे हैं। माध्यम तो हमेशा से प्रभावी रहे ही हैं, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे मंच पर की नाटक की प्रस्तुति हो, चाहे पर्दे पर की फिल्म की प्रस्तुति हो, वो तो हमेशा से प्रभावी रहा ही है। प्रश्न हमारा वह अर्थ क्षेत्र का एक साधन बन गया है, वह है विश्व सारा आज पश्चिम के प्रभाव से अर्थ केंद्रीय जीवन रचना वाला हो गया है और इसलिए सब कुछ बिकाऊ है। भगवान ने गीता में ही कहा, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो अज्ञ है, कर्म करने में ही जिनकी आसक्ति है, ऐसे सर्वसामान्य लोगों को बुद्धि भेद माने बुद्धि विभ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, उनका ये पाप होगा यदि समाज को या देखने वाले को वे गलत दिशा में ले जाए। अरे वही पुण्य होगा यदि वे सही दिशा में ले जाए। तो साधन दोनों कर सकता है। साधन के जो स्वामी है वही प्रश्न है। अब इनके प्रभाव को चुनौती करके स्वीकार करना है तो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, जो पहले ये सिखाए कि गलत बातों के आकर्षण में फंसना नहीं, इतना हमारा मनोबल होना चाहिए। तो मनोबल कौन सिखाएगा? मनोबल तो धर्म क्षेत्र और ज्ञान का क्षेत्र है, वही सिखाएगा। और दूसरा, हमको जो भी हमारे पास कुशलता है उसका उपयोग सर्वसामान्य लोगों का बुद्धि विभ्रम हो जाए इस रूप में नहीं करना, ये भी कौन सिखाएगा? तो ये धर्म क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र ही सिखाएगा। जैसा बार बार कहा, आज भी कुठियाला जी ने कहा, हम सब भी कहते हैं और टेक्नोलॉजी का बचाव करते हुए भी सब कहते हैं कि वो तो एक साधन है, वो निष्पक्ष है। उसको स्वयं को किसी को गलत या सही रास्ते पर ले जाने का अभिप्राय नहीं होता है, उसका वो काम नहीं है। काम तो उन्हीं का है कि जो उसके पीछे कुटिल हो या रुजु हो, ये उनका उपयोग करने वाले लोग हैं। तो प्रश्न सारा उन उपयोग करने वाले लोगों का ही है और इसलिए लोकमत परिष्कार के लिए मीडिया का उपयोग ये शिक्षा का ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हम लोग लोक शिक्षा के माध्यम से वह करने का प्रयास करते हैं। और वेद काल से जो सूत पुराणिक है, माने कथाकार हैं, जो साहित्य के रचयिता हैं, वो इसी का काम करते आए हैं, आज भी उन्हीं को ही करना होगा। प्रश्न है मीडिया कर्मी और मीडिया के मालिक हैं, उनकी सही शिक्षा होनी चाहिए, उनकी दृष्टि सही होनी चाहिए और इसके साथ दृष्टि भारतीय होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय दृष्टि से ही अगर मीडिया का उपयोग किया गया तो लोक कल्याण होगा और लोक कल्याण ये भारत का ही विषय है, तो उसके दायरे में फिर संपूर्ण विश्व ही आता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को राइटली प्लेस करना और उसके बाद उसके ऊपर वाद करना, ये हमारा अगले सोपान का माने अगले सत्र का विषय रहेगा। और उसके लिए भी हम माननीय कुठियाला जी को
पुनः आमंत्रित करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि इस पर तो वे घंटों बोल सकते हैं और विभिन्न देशों में उन्होंने इस प्रश्न को उठाया भी है, प्रस्तुत भी किया है। हमने भी कभी हमारी गोष्ठियों में उन्हें आमंत्रित किया हुआ है और सुना हुआ भी है। तो कुठियाला जी, आपका बहुत आभार, और पुनः मिलने के लिए ही आज हम इस सत्र को पूर्ण करेंगे। नमस्कार। मेरा सौभाग्य। जी 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 मनु जी पूर्ण करें। हाँ ताई, कल्याण मंत्र से हम समापन कराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार।